बनाओ पुत्तर हेडिंग। लास्ट आप एक कल करैक्टर पढ़िया सी, सच मेरे ख्याल नाल एज स्ट्रक्चर पेंडिंग सी, एज स्ट्रक्चर रहिंदा सी। ओके, पहले तो वही एज स्ट्रक्चर ही कंप्लीट करिए। हैडिंग बनाओ एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर के नाल स्लैश पा के आपको लिखवाता सी कि वी डू ऑल्सो कॉल इट एज अ एज पिरामिड। एंड किसी भी एक ग्रुप ऑफ पॉपूलेशन जिहदे अलग अलग एज के बंदे रहिंदे है, वो सानू एज पिरामिड या एज स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा देखने को मिल जाता है, या वी विल बी एबल टू डिटरमिन दैट डिफरेंट एज ग्रुप वाले पीपल आप वेख सकते हैं। वो डिफरेंट एज ग्रुप वाले लोगों को आप 3 कैटेगरीज डिवाइड करते सी। वन वी डू कॉल इट एज अ प्री रिप्रोडक्टिव या बच्चे कह लो जिहड़े बिफोर रिप्रोडक्शन वाले बंदे है। दूसरा एज ग्रुप किहड़ा सीगा, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव। तो तीसरा एज ग्रुप किहड़ा है, दैट इज़ पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉपूलेशन के अंदर आप उस पॉपूलेशन को 3 ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड कर देने ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर एज ऑफ दैट रिस्पैक्टिव मैंबरस लिविंग इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जिहड़े रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो रिप्रोडक्टिव वाली कैटेगरी आ जाते हैं, जिहड़े रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो मतलब नहीं कर सकते मतलब हले उन्होंने प्रोसैस स्टार्ट ही नहीं होया, तो वो प्री रिप्रोडक्टिव वाली कैटेगरी आ जाएंगे। तो जिहड़े जिन्हों के प्रोसैस खत्म हो गया, जोड़े हुण रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बुढ़े हो गए, तो वी डू कॉल दैट एज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो बॉर्डनहाइमर एक साइंटिस्ट है जिसने इन्हों के सानू एक डायग्राम्स बना के दिते। उन्होंने असीं डायग्राम तो नहीं वर्ड यूज़ करते, उन्होंने लिए असीं ज्योमैट्रिक फिगर्स यूज़ करते हैं। तो वो जो ज्योमैट्रिक फिगर्स ने, वो ज्योमैट्रिक फिगर को वेखते सार सानू पता लग जाता, फिक्सड है वो वेखते सार पता लग जाता कि यह फलानी जगह की जोड़ा स्टोरी है या फलानी जगह की जी पिक्चर है कि या ये फलानी चीज़ को जोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हुण जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे, मतलब वैदर दैट पॉपूलेशन इज़ ऑफ डैश टाइप। मैं वर्ड जानबूझ के डैश बोलिया, वैदर दैट पॉपूलेशन इज़ ऑफ डैश टाइप एंड डैश टाइप। 3 डैशिज ने जी आप इत्थे फिल करांगे, सानू 3 तरह के डायग्राम्स देखने को मिलणगे, 3 तरह दी फोटोआं देखने को मिलणगियां। एंड 3 तरह दी फोटोआं नूं वेख के आप ईजीली डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह की पॉपूलेशन है, मतलब ये किहड़ा डैश है, डैश नंबर 1, डैश नंबर 2 या डैश नंबर 3। वो बेसिकली डैश की होंदा है, असीं उस डायग्राम को वेख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉपूलेशन इनक्रीजिंग पॉपूलेशन आ, ये पॉपूलेशन डिक्रीजिंग पॉपूलेशन आ, या ये पॉपूलेशन स्टेबल पॉपूलेशन आ। तो 3 तरह दी पॉपूलेशन असीं किसी भी जगह के जोड़ा है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो फिगर वेखते सारे सानू पता लग जाता है कि यह फलानी कंट्री की पॉपूलेशन इनक्रीजिंग टाइप है, डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपूलेशन है या स्टेबल टाइप ऑफ पॉपूलेशन है। तो जो डायग्राम बनते हैं वो इन्हां 3 के हिसाब के नाल जोड़ा है बनते हैं। तो यही वो 3 पैरामीटर बन जाते हैं जिन्होंने वेख के असी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चैक कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं कि ये पॉपूलेशन किस कैटेगरी के आती है, मतलब कि डैश की कैटेगरी के आती है। तो आप फोटो बना दिए, जे फोटो ट्रायंगल टाइप बनी हो, फोटो आप इस तरह बना लो, ठीक है। ये एक कैटेगरी नूं आपां इस तरह बना लेने, दिस इज़ द फस्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी नूं आपां इस तरह बना दें, तो तीसरी कैटेगरी को आप इस तरह बना दें। तो ये 3 मतलब हिस्सों के आप इस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। नाम तुम इन्होंने 3 हिस्सों के कुछ भी जोड़ा दे सकते हो। सपोज करो सब तो थले जो सब तो लास्ट वाला पार्ट है, असी इसनों कह दें कि ये सारे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ने। इस मिडल वाले सैक्शन में असी कह दें कि ये सारे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ने। तो इस वाले कैटेगरी के लोगों असी कह दें कि ये सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ने। तो यह आप इनू जोड़ा है बना दिता डायग्राम नूं, ये 3 कैटेगरियां जोड़ा है लिख दी, एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, एक प्री रिप्रोडक्टिव है, तो एक रिप्रोडक्टिव है। तो आप इस डायग्राम को वेख के क्लीयरली दस सकते हो कि इस डायग्राम के प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब हले उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो जे हले उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट ही नहीं किया तो उन्होंने अंदर बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जे उन्होंने अंदर बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा आ तो फिर एक खास तरह की पॉपूलेशन बन जाती है, एक खास तरह की पॉपूलेशन। एंड इस खास तरह की पॉपूलेशन को असी किस कैटेगरी च रखते हैं, जी डैश बोली सी। तो दिस इज़ द फस्ट डैश। फस्ट डैश मतलब दिस इज़ रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपूलेशन। एंड इस रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपूलेशन तुसी अपनी कंट्री का नाम जोड़ा है लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल। तो असी इसमें भी कह सकते हैं ट्रायंगल शेप्ड डायग्राम, ट्रायंगल शेप्ड ज्योमैट्रिक फिगर, या ये जो वो ज्योमैट्रिक फिगर है जिसके जोड़ा है सानू
ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਪਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਆ, ਹਾਇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਨ ਅ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, moderate ਜਾਂ average number of reproductive individuals, and very less or few post reproductive individuals, so that all these three criteria will ultimately decide and depict us that this is a particular type of population and that is rapidly expanding population। बोलो दीदियो क्लियर है? तो इथों इस डायग्राम तो ये पता लग जाता है कि इस पॉपुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है। दूसरी तरह का जो डायग्राम है उस डायग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बोलते हैं, पर मैं ਉਹਦਾ डायग्राम चलो एक मैं बना देना, पर ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। इस तरह के डायग्राम भी जे किसी किताब के बने होण ते तुसी परेशान नहीं होना। ये और तीसरा चलो आही है, ट्राइंगल ही है जो इत्थे बनाया, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट ही हो रहा है। तो जे इस तरह के भी डायग्राम बने होण तो आप जी ने जिहड़ा हैगा परेशान नहीं होना। जिवें आ डायग्राम के नाल मैं जिहड़ा अगे डायग्राम बनाऊँगा, मैं वो डायग्राम बनाऊँगा जो तुहाडी NCERT की किताब के बनया होया है, ताकि तुहानूं उहदे च जिहड़ा हैगा कोई परेशानी ना आवे। पर जो NCERT की किताब की जगह पर तुसीं इहो जिहे डायग्राम नूं भी वेख लोगे, दोनों चीज़ां जिहड़ा हैगा रिप्रेजेंट सेम ही करदी हैं। तो आप वेख सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। दिस इज़ ऑल्सो नंबर वन इज़ रिप्रेजेंटिंग प्री रिप्रोडक्टिव। तो आप वेख लो नंबर 2 भी लगभग ओडा ही आ, छोटा नहीं है, लेकिन आप वेख सकते हो कि नंबर 3 जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ 'ਚ काफ़ी छोटा है। तो ਇਹੋ जी जी फोटो ਇਹੋ जी जी सानू ज्योमैट्रिक डायग्राम मिलता है। तो दिस रिप्रेजेंट अस आ स्टेबल पॉपुलेशन, जिथे प्री रिप्रोडक्टिव तो रिप्रोडक्टिव का नंबर लगभग बराबर के हिसाब के नाल मिल रहा है। तो असी उत्थे जिहड़ा हैगा उसनूं की बोल दिंदे आ स्टेबल पॉपुलेशन। NCERT के अकॉर्डिंगली तुसीं डायग्राम बनाओगे तो NCERT के अकॉर्डिंगली यह डायग्राम इस तरह बनेगा। NCERT वाले ने इदा बनाया होया, इस तरह छोटियां स्लैब्स बनाइया, एक स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब इस तो थोड़ी छोटी, चौथी स्लैब उस तो थोड़ी छोटी। तो यह भी देखो एक तरह का ट्रायंगल टाइप ही बन जाता है। तो जे इस ये बनाओगे तो ये सारे ही इदा करोगे। जे ये बनाओगे स्लैब वाला सिस्टम, तो जो भी पहली स्लैब होगी वो सब तो वड्डी होगी, जी उपर वाली स्लैब होगी वो उस तो छोटी होगी, जी उस तो उपर वाली स्लैब होगी वो उस तो भी छोटी होएगी, जी उस तो वाली स्लैब होएगी बिल्कुल ये सारिया स्लैब्स अल्टीमेटली छोटियां ही होंदियां जाणगियां। लेकिन उस डायग्राम दे विच वेख लो, दूसरे डायग्राम दे विच जो NCERT दे विच तुसीं डायग्राम च फिगर च डिफरेंस नोट करना, वो आही डिफरेंस है, वड्डी छोटी, वड्डी बराबर, थोड़ी छोटी, यही डिफरेंस है जो मैं तुहानूं इत्थे भी अपना के विखाया कि ये बेसिकली की रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ बैल शेप्ड ग्राफ, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ। तो हुण कहना वर्ड गलत है अपने आप च, बैल शेप्ड डायग्राम, बैल शेप्ड पिक्चर जो मर्जी कह लो। एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्टेबल पॉपुलेशन, बिकॉज दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर 1 what we do call it as a pre reproductive, this is representing number 2 what we do call it as a reproductive, and सब तो ऊपर जिहड़े सब तो छोटे ने they are representing the post, they are representing the post reproductive, जो सब तो छोटे वाले ने। तो ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है। ये भी आप एग्जाम्पल देना चाहो तो इंडिया का नाम तो तुसीं इहदे च कभी भी नहीं लिख सकते है, इहदे च जिहड़ा तुसीं नाम लिख सकते हो दैट इज़ USA, फ्रांस, स्पेन, ये सारिया स्टेबल पॉपुलेशनस ने। ये इन्हां दा अगे देखांगे, इन्हां दा ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो आप ये वेख सकते हो फ्यूअर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव वंस विल शो दैम अ नेगेटिव ग्रोथ। चलो मैं आगे कराना या बराबर कह दो, when reproductive and pre reproductive both are almost equal in number, तो that represent a केड़ा population, that represent a stable population। बोलो दीदियो ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल पॉपुलेशन। असी इसनूं जिहड़ा हैगा
ਸਟੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ज़्यादा, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव सब तो ज़्यादा। समझे, मतलब जो चीज़ ये एक्चुअल च होनी है वो तुहानूं इस तो समझा दी है। NCERT के अकॉर्डिंगली जो तुसीं डायग्राम बना के चलोगे तो जो भी करोगे सब तो सेंटर दे विच जिहड़ा हैगा सब तो वड्डा रख लेना। तो लेट अस सपोज NCERT के अकॉर्डिंगली आ डायग्राम है, ये सेंटर वाला सिस्टम है। ये जो थले 3 बनानी है तो उस तो छोटी, उस तो छोटी जो होर बनानी है तो उस तो छोटी, मतलब छोटी 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 दे नाल असी की रिप्रजेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा। छोटी की रिप्रजेंट कर रही है थोड़ा। तो सब तो थले साडे कोल की आना है नंबर 1। इनू पा लो, इनू पा लो, इनू पा लो, जिन्नू मर्जी पा लो, दे ऑल आर रिप्रजेंटिंग द थोड़ा वाला पार्ट। तो थोड़ा वाला पार्ट मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इहदे विच जिहड़ा हैगा घट है। प्री रिप्रोडक्टिव घट होने का मतलब है कि बच्चे इहदे विच जिहड़ा हैगा घट है। यही चीज़ इत्थे सीगी, दिस इज़ प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे इहदे विच जिहड़ा हैगा बहुत घट है। तो दूसरी कैटेगरी की रिप्रजेंट करती है रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव जिहड़ा हैगा, रिप्रोडक्टिव ये जोड़े ने वो थोड़े जे प्री रिप्रोडक्टिव तो ज़्यादा ने। इनू तुसी जिहड़ा हैगा रिप्रोडक्टिव या इनू तुसी जिहड़ा हैगा रिप्रोडक्टिव मन के चल सकते हो। तो बच्चे ये बहुत थोड़े आ, जवान ये बच्चों तो ज़्यादा ने। लेकिन इस पॉपूलेशन का सब तो जो मेन पॉइंट है वो की है कि सारी पॉपूलेशन दे विच वो बंदे ने जिहड़े मरण के किनारे पहुँचे हुए ने, बुढ़े बंदे ने जिन्हों का कोई पता नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कितनी देर के जिहड़ा हैगा वो मर जाएंगे। तो वी डू कॉल दैम एज अ खेड़े बंदे, वी डू कॉल दैम एज अ, बोल दो दीदियो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो बंदे ने जिहड़े पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिहड़े ने जिन्हां दे विच बजुर्ग बंदे जिहड़ा हैगा ज़्यादा आएंगे। तो बजुर्ग बंदे जिन्ने ज़्यादा होणगे वो की रिप्रजेंट करेगा, दैट पॉपूलेशन इज़ अ स्टेबल पॉपूलेशन। की रिप्रजेंट करेगा, यस, मैं वर्ड शुरू दे विच बोल भी दिता सी कि दिस रिप्रजेंट्स अ डिकलाइनिंग पॉपूलेशन। ये वो पॉपूलेशन है जे इस तरह ही कम चलता रहा तो हौली हौली एक ख़त्म हो जाएगी। डिकलाइनिंग दे स्पैलिंग ठीक कर लियो, हौली हौली जिहड़ा हैगा ये ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ डिकलाइनिंग पॉपूलेशन। एंड ऐसे ग्राफ नूं की बोलते आ, अर्न शेप्ड ग्राफ, जिहदा बेस छोटा होवे ते टॉप चौड़ा होवे, दैट इज़ अर्न शेप्ड ग्राफ। तो बेसिकली आ अर्न शेप्स ने, अर्न शेप्ड, बेल शेप्ड ते ट्रायंगल शेप्ड। एंड यदि आप एग्जाम्पल जो लिखना चाहो तो आप यदि एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज़ जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जिहदे बुढ़े लोगों की या उम्र लोगों की बहुत लंबी होंदी है। ये जापान इस करके भी जाना जाता कि इत्थों के लोग आम 100 साल, 105 साल, 90 साल, 95 साल आम इन्हां दी उम्र है। तो इत्थे बुढ़े बंदे जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा ने। तो जापान जिहड़ा हैगा वो किस कैटेगरी दे विच आ जांदा, डिकलाइनिंग पॉपूलेशन दे विच। तो जे सानू इस फिगर के अकॉर्डिंगली वेखीए तो यह क्लीयरली शो कर रहा कि देयर इज़ अ नैगेटिव ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट है ही नहीं, जमा ही खत्म ही घट गया। ये ग्रोथ रेट पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट बहुत एक्सपेंडिंग पॉपूलेशन। ये न्यूट्रल इक्वल ग्रोथ रेट है, खलोती हुई है पॉपूलेशन, ना वधदी पई है ना घटदी पई है। एंड दैट इज़ द बेस्ट। एंड ये भी अपनी ही प्रॉब्लम्स ने। ये किहड़ी पॉपूलेशन है, ये बिल्कुल नैगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है। नैगेटिव ग्रोथ रेट मतलब ये अंदर जो है पॉपूलेशन वधदी नहीं पई। नैक्सट करैक्टर लिखो, ये सिर्फ डेफिनेशन बोल के छड़ दूंगा क्योंकि आप पढ़िया होया है। याद करो रिप्रोडक्टिव हैल्थ वाला चैप्टर एंड रिप्रोडक्टिव हैल्थ वाले चैप्टर के विच आपां जिथे लिटरेसी रेट वगैरह पढ़े सी उत्थे सैक्स रेशो भी पढ़ाई हुई है। तो ये सैक्स रेशो आप सब लोग जानते हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर 1000 फीमेल्स। तो बिल्कुल ठीक है, मेल्स कि फीमेल्स, हाँ, मुंडिया का कितना नंबर है पर 1000 फीमेल्स। तो वी डू कॉल दैट एज अ सैक्स रेशो। तो सैक्स रेशो को आप डिफाइन करना हो तो आप किस तरह डिफाइन करांगे, सैक्स रेशो ऑफ अ पॉपूलेशन इज रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मुंडिया के पिछे कितनियां लड़कियां ने, तो उसनों असीं जिहड़ा हैगा सैक्स रेशो जिहड़ा हैगा बोल दिंदे आ।
पंजाब काफ़ी इस काम च घटिया ही है, मतलब ये साडे इत्थे सैक्स रेशो बहुत ज़्यादा, ये तुहानूं रिप्रोडक्टिव हैल्थ वाले चैप्टर में भी कराया होया। साडे इत्थे सैक्स रेशो जिहड़ा हैगा बहुत डिस्टर्बड सैक्स रेशो आ, बड़ी खराब सैक्स रेशो आ। काफ़ी ये जिहड़ा हैगा ध्यान भी दे रही ने गवर्नमेंट्स कि सैक्स रेशो नूं इंप्रूव किया जाए। ओवरऑल इंडिया की सैक्स रेशो भी गड़बड़ है, 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिया की, ओवरऑल इंडिया की गल कर रहे हैं। पंजाब तो बेचारा करीब 763 के आस पास जिहड़ा हैगा टिकिया होया। तो ये सारियां तुहानूं हरियाणे की, हरियाणा साडे तो अगे, मतलब आप सब तो नंबर 1 ते आने इस काम दे विच। तो पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा सैक्स रेशो बहुत ज़्यादा डेविएटेड है। नैक्सट लिखो मेन चीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन ग्रोथ जो असी स्टार्ट करनी वो हैडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व या टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। असल च ग्रोथ कर्व पढ़न तो पहले सानू थोड़ा जिहा पता होना चाहिए ये की चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जे पेपर के लिए, सबजैक्टिव के लिए, ऑबजैक्टिव के लिए। टाइप्स ऑफ, मैं की हैडिंग बनवाया तुहाडे कोलों, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ दियाँ भी कुछ टाइप्स ने। बेसिकली टाइप्स ये एडा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ इट क्लीयरली रिप्रेजेंट्स द इनक्रीज इन द साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन। असी उस चीज़ को पॉपुलेशन ग्रोथ बोल दें। पॉपुलेशन का नंबर वधी जाए, पॉपुलेशन का नंबर इनक्रीज हो जाए, पॉपुलेशन वधे किसी भी पर्टिकुलर जगह के उत्ते, असी उसनों जिहड़ा हैगा पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। जिस तरह हुणे तुहानूं दस के हटे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव ग्रोथ, नैगेटिव ग्रोथ। याद है हुणे पढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ। तो पॉजिटिव ग्रोथ क्लीयरली इंडिकेट्स बंदियां दा नंबर वधदा पिया, ठीक है। तो जे बंदियां दा नंबर घटदा पिया तो दैट इज़ नैगेटिव ग्रोथ। याद है आपां इत्थे पिछे एक टॉपिक पढ़िया सी वाइटल इंडेक्स। याद है वाइटल इंडेक्स, नैटेलिटी ओवर मोर्टैलिटी मल्टीप्लाई बाय 100। पिछे वेखो कापियां कट के यही लिखिया। जे वाइटल इंडेक्स 100 तो ज़्यादा होवे, इफ वाइटल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 100 तो इट मीन्स पॉपुलेशन इज इनक्रीजिंग। जे वाइटल इंडेक्स 100 तो घट है तो फिर इसका मतलब पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। तो जे इज इक्वल टू पा दोगे विच पॉपुलेशन स्टेबल है, न्यूट्रल है, ना वधदी पई है ना घटदी पई है। तो पॉजिटिव ग्रोथ इज रिप्रेजेंटिंग अ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ इज 100% रिप्रेजेंटिंग अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जे 0 या इक्वल टू 100 हो गया तो वी डू कॉल दैट एज अ ज़ीरो ग्रोथ। ध्यान नाल सुनना ये टॉपिक कंसैप्चुअल है, आपने अपनी नॉलेज वास्ते इस चीज़ को जिहड़ा हैगा सुनना है। नैचुरल कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैं स्टार्टिंग कल जो आप रिस्पॉन्स टू डेंसिटी पढ़िया सी, याद है पिछले लैक्चर च पढ़िया सी रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी, रिस्पॉन्स टू लो डेंसिटी, जिहदे च दस्सिया सी वधी हुई डेंसिटी भी प्रॉब्लम है तो लोड़ तो ज़्यादा घट जाना नंबर वो भी एक समस्या है या वो भी एक प्रॉब्लम है। याद आ गया? तो वो रिलेटेड ही आ। तो दस्सिया है ना कि नेचर परमात्मा गॉड अपने आप बैलेंस मेनटेन करके रखता है। जे किसी जगह के उत्ते लोड़ तो ज़्यादा पॉपुलेशन वध रही है तो उत्थे कुछ नैगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो जे किसी जगह के उत्ते जिहड़ा हैगा पॉपुलेशन घट रही है तो जे परमात्मा चाहता है कि उसको बचाना तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे, जो कि थोड़ा जिहा एवोल्यूशन के नाल भी रिलेटेड है। नैचुरल सिलेक्शन पढ़ांगे, वेख लांगे। तो पहले आप फिलहाल ये चीज़ करनी है कि नैचुरल कंट्रोल ऑफ अ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन नूं आपां नैचुरली मतलब नैचुरली मतलब आपां नहीं, नेचर अपने आप ही जिहड़ा हैगा अपने लैवल के उत्ते जिहड़ा हैगा पॉपुलेशन नूं ग्रो करांदी है, अपने आप ही उन्हें उहदा बैलेंस जिहड़ा हैगा मेनटेन करके रखना। कुछ उहदे च फैक्टर्स ने जिहड़े इस बैलेंस नूं मेनटेन करके रखण दे विच हैल्प करदे हैं। उन्हां फैक्टरां दे विचों पहला फैक्टर है आपां पढ़िया होया, कल ही पढ़िया सी, जो तुहानूं कल वाला लैक्चर अच्छे तरीके नाल याद होवे तो वी डू कॉल दैट एज अ बायोटिक पोटेंशियल। तो
तो पहला फैक्टर जिहड़ा इहदे च है जो पॉपूलेशन नूं कंट्रोल करन दे विच हैल्प करेगा, दैट इज़ बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल नूं सिंपल भाषा दे विच जे मैं कहना होवे, कल पढ़िया सी, कोई दस सकदे हो किस चीज़ का नाम है बायोटिक पोटेंशियल? कल पढ़िया सी, बोलो। मैक्सीमम टेंडेंसी किस हैडिंग के अंदर पढ़िया सी? कल आप दो टॉपिक पढ़े सी, बर्थ रेट ते डैथ रेट। बर्थ रेट नूं मैं तुहानूं दस्सिया सी कि असीं इन्हां नूं कई वारी दो नाम दिंदे आ, पोटेंशियल नैटेलिटी ते रियलाइज्ड नैटेलिटी। याद है? हो सकता है तो असल दे विच कितना हो रहा, याद आ गया? तो आ बायोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल नैटेलिटी। याद करो, पोटेंशियल नैटेलिटी के नाल मैं कल वर्ड लिखा है बायोटिक पोटेंशियल। तो असी अज इहदा एक नाम होर लिख दिंदे आ, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो कल मैं दस्सिया सी कि बायोटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल नैटेलिटी की कहती है कि कितना हो सकता है, कि किन्ने ज़्यादा वध तो वध बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो जिन्ने भी ज़्यादा जो भी XYZ बच्चों का नंबर होएगा, मतलब जो भी बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। जिन्नी ज़्यादा किसी की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उन्ना ही ज़्यादा बच्चों का नंबर बढ़ेगा। बोलो, जे कोई जिवें सपोज करो आप ह्यूमन की एग्जाम्पल ले लें, तो ह्यूमन के नैचुरल या नेचर या नैचुरल सिलेक्शन ये कहती है कि एक टाइम तो एक बच्चा पैदा होवे, लेकिन कोई परिवार ऐसा है या कोई कपल ऐसा है जो एक टाइम के 10 बच्चे पैदा कर रहा है, तो ऑबवियसली फिर उन्होंने परिवार का नंबर ज़्यादा होएगा। जो अपनी जिंदगी 10 बारी जो है बच्चे पैदा करते तो मतलब 100 बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, तो नॉर्मल कपल जोड़ा है वो 10 बच्चे प्रोड्यूस कर पाएगा। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के उत्ते डिपेंड करता, इस करके आप हैडिंग बना देता बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो दुनिया के उत्ते कुछ ऐसे जानवर ने, ऐसे जानवर की इदा करिए गल, दुनिया के उत्ते सारे जानवरों को परमात्मा ने एक शक्ति दी है, एक बख्शिश की है कि वो अपनी पॉपूलेशन का नंबर जियोमैट्रिक प्रोग्रेशन के इनक्रीज़ कर सकते। मैं वर्ड यूज़ कर रहा जियोमैट्रिक। जिन्होंने +1 दे विच प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला चैप्टर अच्छे तरीके नाल पढ़िया, उहदे विच ग्रोथ रेट एक टॉपिक आता, एंड उस ग्रोथ रेट टॉपिक दे विच दो तरह के रेट आते, एक अर्थमैटिक रेट, एक जियोमैट्रिक रेट। तो जिन्होंने कई तो पता भी नहीं होना कि अच्छा +1 च हैगा, कोई नहीं घर जाके देख लो। जिन्होंने नहीं पता जियोमैट्रिक रेट की होता, मैं सिर्फ तुहानूं बोल के दस देना। जियोमैट्रिक रेट की है हमेशा डबल, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32, 32 तो 64, 64 तो 128, 256, 512। ठीक है, इसी तरीके नाल डबल 3, 4, 5, 6 वाला सिस्टम नहीं होएगा, हमेशा ही डबल डबल डबल। तो जो इस तरीके दे नाल कोई किसी दे विच रैपिड मल्टीप्लीकेशन का तरीका है तो उन्होंने असीं बोलते हैं जियोमैट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आप एक छोटी जी एग्जाम्पल देन लगे हैं बायोटिक पोटेंशियल दे विच 2-4 बंदियां दी एग्जाम्पल देवांगे। पहली एग्जाम्पल दे रहे हैं पैरामीशियम। आया करो पैरामीशियम रहने तो तुसीं पहली एग्जाम्पल लिखो बैक्टीरिया, पैरामीशियम छड्डो, बैक्टीरिया लिखो। बैक्टीरिया तुहानूं हैरान परेशान कर देगा, बैक्टीरिया तुहानूं हैरान परेशान कर देगा। क्यों हैरान परेशान कर देगा? एक बैक्टीरिया नूं सिर्फ 20 मिनट चाहिए मल्टीप्लाई करने वास्ते, यानी 20 मिनट बाद वो जिहड़ा एक बैक्टीरिया है वो 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है। अगले 20 मिनट बाद 4 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट बाद 8 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट बाद पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो तुसीं घर जाके कैलकुलेट करना, जे आपां सिर्फ इनू इफ वी प्रोवाइड इट ऑल द फेवरेबल कंडीशनस, ये 20 मिनट जरा फेवरेबल कंडीशन एक बैक्टीरिया 20 मिनटां 2 च कन्वर्ट हो जाता इफ देयर इज़ अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड, लाइट, ऑल दैट चीज़ां रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो फेवरेबल कंडीशन दे विच 20 मिनट दे विच एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आप सिर्फ इनू 36 घंटे दिते हैं, आप सिर्फ इनू 36 घंटे दिते हैं। एक दिन दे विच किन्ने घंटे होंदे आ बोलो? तो 2 दिनों के 48, तो आप 2 दिन भी नहीं पूरे दिते। एक कंप्लीट दिन तो रात, तो फिर अगों भावें दिन दे दो, भावें रात दे दो, जो मर्जी दो, 36 घंटे दिते हैं। तो जे आप एक बैक्टीरिया नूं, सारी दुनिया के बैक्टीरिया की गल नहीं करते, आप एक बैक्टीरिया नूं 36 घंटे के लिए फेवरेबल कंडीशनस प्रोवाइड करा दिए, तो आप जिन्होंने पता वह नंबर कितना हो जाएगा, घर जाके कैलकुलेट करके वेखना वह नंबर कितना हो जाएगा। सब कैलकुलेटर, सब लैपटॉप, सब फेल हो जाएंगे, इन्ना ज़्यादा इसका नंबर होएगा।
ठीक है। तो उन्होंने किदां रिप्रजेंट करती है साइंस कि पूरे अर्थ प्लैनेट के उपर, पूरे अर्थ प्लैनेट के उपर, अर्थ प्लैनेट मैं इंडिया पाकिस्तान अमरीका की गल नहीं करता पाया, पूरे अर्थ प्लैनेट के उपर 30 सेंटीमीटर मोटी लेयर कदी चढ़ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीनस तुहाडा एक वड्डा फुटा, जिहड़ा छोटा स्केल हुंदा है दिस इज़ फॉर 15 सेंटीमीटर, तो जिहड़ा वड्डा स्केल हुंदा दैट इज़ फॉर, तो स्केल नूं पंजाबी च की बोलदे हो? फुटा। वाई वी कॉल इट एज अ फुटा? बिकॉज दैट मेजर्स 1 फुट, वो 1 फुट लेंथ का हुंदा है। तो 30 सेंटीमीटर 1 फुट, सारी जमीन के उत्ते 1-1 फुट बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया होएगा। यानी कि तुसीं धरती के उत्ते सैर करनी है तो बैक्टीरिया च पैर खुबणगे। सिर्फ 36 घंटे, आप साल 2 साल 5 साल की तो गल ही नहीं कर रहे, इन्ना इहदा रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। जो 20 मिनट करते रहोगे ना, अज घर जाके करना 2-4 घंटे पहले नहीं फर्क पैना, लेकिन जो 2-3-4 घंटे लंघ गए, 5 घंटे लंघ गए, 8 घंटे लंघ गए, 10 घंटे लंघ गए, उस तो बाद डबल नंबर वधना। तो इन्ना ज़्यादा नंबर हो जाता है कि मतलब साइंस कहती है कि 1-1 फुट की लेयर जो है, जिस तरह बर्फ़ पै जाती है उस तरह सारे प्लैनेट के उत्ते, धरती के उत्ते जो है बैक्टीरिया पै जाएंगे। पर इदा होया कभी अज तक? इन्ने साल हो गए धरती नूं बने, ਇਹਦਾ मतलब इन्ने सालों के विच उन्होंने करोड़े साल हो गए धरती बने, तो करोड़ों सालों के उन्होंने सिर्फ 36 घंटे भी नहीं मिले। देख रहे हो तुसी, एक बैक्टीरिया के 36 घंटे भी नहीं मिले, क्योंकि जो 36 घंटे भी मिल जाते ना कि फेवरेबल कंडीशन च, तो उन्हें 1-1 फुट की लेयर बना देनी सी अर्थ के उत्ते। तो यदा मतलब की है? यदा मतलब कि 36 घंटे तुहानूं मिलते होणगे, पर जो पैदा हो रहा तो नाल दे नाल उहदा हैप्पी बर्थडे भी हो रहा है, बिकॉज पॉपूलेशन हैज़ टू बी मेनटेन्ड। जे यदि पॉपूलेशन ना मेनटेन करते तो 36 घंटे वेखो इन्हें की कहर मचा देना। तो इस यदा मतलब आप की पढ़ रहे हैं? नेचर ने जो ये पावर दी है कि भाई तू कर सकता है बहुत सुपर स्पीड के मल्टीप्लाई, तो नाल ही नेचर ने उहदे कंट्रोल भी रखा है कि तेरी लगाम खुली नहीं छड्डनी, क्योंकि जे तेरी लगाम खुली छड्डी तो तू तो अर्थ को खत्म कर देगा। पेड़ पौधे कित्थे लगणगे? तुसीं अपनी छत ते लाओगे पेड़ पौधे? जो जमीन के उत्ते बैक्टीरिया ही आ गया 1-1 फुट, मिट्टी कित्थे जाएगी? तो इस करके अर्थ नेचर अपने आप जोड़ा है की करा के रख रही है बैलेंस। मैं तुहानूं सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है कि दिस इज़ द रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन पोजेस्ड बाय द जानवर। बैक्टीरिया की है? बैक्टीरिया तो एक ना के बराबर आ। साडे सामने बैक्टीरिया की चीज़ है ना? सपोज करो तुहाडे चों कोई पिछले जन्म के हाथी होवे, मझ होवे, घोड़ा होवे, ऊंट होवे, वड्डे वड्डे जानवर, तो तुहाडे सामने बैक्टीरिया की चीज़ है? तो फिर बैक्टीरिया की पावर वेख लो, तो जिहड़े वड्डे जानवर ने उन्हां दी पावर कित्थे जांदी होवे। एक होर एग्जाम्पल करा देना तुहानूं, एक होर एग्जाम्पल लिखो, ईलाफंट। ये बड़ा छोटा जिहा जानवर होंदा है, आम लोग इनू अपनी जेबां जूबां च पा के इधर उधर तुरे फिरदे आ। इस जानवर का नाम है ईलाफंट। इनू कई लोग पंजाबी च हाथी भी बोलते, हाथी मेरे साथी, है ना? तो कई लोग इनू एलीफेंट भी बोलते हैं, ये ईलाफेंट नहीं होता। एलीफेंट की एग्जाम्पल इस करके दे रहा है क्योंकि एलीफेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द स्लोएस्ट ब्रीडर। ये सब तो हौली रिप्रोड्यूस करने वाले जानवरों चो जानवर है। एलीफेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ वेरी स्लो ब्रीडर। एलीफेंट जोड़ा है इस करके एग्जाम्पल दी है कि ये बहुत स्लो ब्रीडर है। आप जिन्होंने जान के हैरानी होएगी कि एक एलीफेंट का कपल अपनी जिंदगी 6 बच्चे पैदा कर सकता वध तो वध, क्योंकि एक एलीफेंट की उम्र 100 साल के लग जाके जोड़ा है ये जींदा है। एंड आप जिन्होंने जान के हैरानी होएगी 30 साल तक एलीफेंट बच्चा ही रहिंदा है। शरीरिक तौर पर भावें वड्डा हो जाता हो बहुत ज़्यादा, 30 साल तक बच्चा ही रहिंदा। मतलब 30 साल तो बाद 31 सालों के जिवें साडे केस के साडी प्यूबर्टल एज किन्ने सालों तो शुरू होंदी है? 12 केक खाते हो तो फिर जाके किते जो है साडी प्यूबर्टल एज शुरू हो जाती है ना? 12 बर्थडे मनाते हो तो फिर जाके 13वां लगता, तो 13 साल तो आप ह्यूमन जो प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, तो हाथी के 30 केक खाने पैंदे हैं, 30 बर्थडे मनाने पैंदे हैं, तो 31वें जाके जो है वो सैक्शुअली मैच्योर होना शुरू होता है। तो ये साइंस ये कहती है कि एक पेयर, सिर्फ एक पेयर, आप सारी दुनिया के हाथियों की गल नहीं करते, सिर्फ हाथी एंड मिसिज हाथी, ठीक है? तो मिस्टर एंड मिसिज हाथी एक कपल। वो अबे प्रताप खुश हो रहा है कि अच्छा इस तरह भी होंदा है। भाई साहब रिस्पैक्ट तो सबनों देनी चाहिए ना। तो मिस्टर एंड मिसिज हाथी जोड़े ने वो टाइम कितना दिता उन्होंने 750 साल। जे एक हाथी के कपल नूं 750, एक कपल नूं 750 साल दे दिते जान तो वो दुनिया के उत्ते किन्ने हाथियों के बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप वेख लो किन्ना बनता है, अपने आप जो है कैलकुलेट कर लियो, ठीक है?
ये मेरे ख्याल 19 हैगा 19 हाँ 19 हैगा, एक जीरो घटा दिओ 190 नहीं हैगा, पर फिर भी जिहड़ा हैगा ये बहुत ज़्यादा बन जाता है 19,000 ये एक स्लो ब्रीडर जानवर की स्टोरी सुनाई आप जिन्हों कि एक स्लो ब्रीडर भी जिहड़ा हैगा इन्ना ज़्यादा पावरफुल तरीके दे नाल रिप्रोड्यूस कर सकता, मतलब स्लो ब्रीडर भी जे इन्ना ज़्यादा अमाउंट, तो तुम ये सोचो एक कपल तो जे कि 15-20 कपल में 750 साल मिल जाए तो सारी दुनिया के उत्ते हाथी हाथी करा देन, तुहानूं घरों कढ़ के बाहर सुट्टण ते आप तुहाडे घर दे विच जाके जिहड़ा हैगा रहना शुरू कर देन, पर इदां हुंदा नहीं है। आप वेख लो हाथी नूं एंडेंजर्ड एनीमल क्या होया, हाथी इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, हाथी क्रिटिकल एनीमल्स दे विच आंदा, अगे चैप्टरां दे विच पढ़ांगे। हाथी एंडेंजर्ड मतलब वो गवाच जाना थोड़े दिनों तक, एक्सटिंक्ट हो जाना, इहदा इन्ना नंबर जिहड़ा हैगा घटिया होया क्योंकि आपां मगर पै गए होए ना हाथी दे दंद, हाथी दे दंदां दे लई हाथी नूं मार दित्ता जांदा है। सुनी कहावत, जींदा हाथी लख दा मरिया 1.25 लाख दा, जींदा हाथी लाख रुपए दा ते जे तुहानूं लाश लभ जे तो 25,000 रुपया बोनस। तो इस करके फिर 1 लाख लेना पसंद करोगे कि 1,25,000 लेना पसंद करोगे? ऑबवियसली तुसीं ते हाथी दे लागे नहीं जाना, जे किते हाथी बह गया उपर तो तुहाडा की बनूगा तुसीं अपने वेख लो। ओके ये पहला फैक्टर सी, बस बहुत है इन्ना। दूसरा फैक्टर बायोटिक पोटेंशियल तो बाद, क्योंकि आपां 3 फैक्टरां दे नाल दस्सिया है कि पॉपूलेशन मेनटेन रहिंदी आ। दूसरा फैक्टर है सानूं अगे पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व च भी लोड पैना, सानूं बेसिकली इस करके कराना पै रहा, दैट इज़ इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस। ध्यान नाल सुन लो बेटा, अगे जी इक्वेशन आनी है ना वो वर्ड बोलना तो वो परेशान होना कि ये कितों आ गई। इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस तीसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर सॉरी, इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस की है आपने याद रखना, इन नेचर कंडीशंस आर सेल्डम फेवरेबल। शायद ही कभी वो दिन होंदा है जिदन जिहड़ा हैगा, या बहुत घट जिहड़ा हैगा वो दिन होंदा है जिदन साडी मर्जी के अकॉर्डिंगली सब कुछ होंदा है ना। इदां तो नहीं ना होंदा, तुसीं अपने लैवल के उत्ते भी ये चीज़ लैके चल सकते हो। हुण कशिका तो रोज़ ही जाती, आज छुट्टी हो जाए, आज छुट्टी हो जाए, आज छुट्टी हो जाए, पर किस्मत फुटी, छुट्टी होंदी नहीं, क्लास रोज़ ही लग जाती है ना। तुसीं सब लोग चाहते हो, हुण देखो जो भी CBSE के पेपर लग जाके आने हैं, भगवान के उत्ते बहुत प्रैशर पैना शुरू हो जाना है, कभी कितों टल्ली बजनी है, कभी कितों अरदास आनी है, बाबा जी कुछ करा दो पेपर पोस्टपोन, बाबा जी कुछ करा दो पेपर पोस्टपोन। पर कितने होंगे पेपर पोस्टपोन, है ना, क्योंकि उस टाइम जो है भगवान का ऑडिटरी मैकेनिज्म खराब होंगे, उन्होंने पता है मैं सुननी ही नहीं इन्होंने गल्लां, ये बदतमीज है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेम इज़ द केस विद द नेचर। शायद ही कोई ऐसा टाइम आता है हर किसी बंदे दे विच, कोई 1-2 बारी आता, रोज़ रोज़ नहीं आता, जो कंडीशनस बिल्कुल वो अकॉर्डिंगली होंगी। तो द सेम इज़ द केस विद द नेचर। नेचर दे विच भी इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस इज़ ऑलवेज देयर। इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस वर्ड मेरे नालों तुसीं ज़्यादा चंगी तरह जानते हो, फिजिक्स दे विच तुसीं जिहड़ा हैगा बथेरियां टेढ़ियां मेढ़ियां जी लैना पा के, है ना। तो ये बस उही रजिस्टेंस। तो फिर भी आप मैग के मूँह सुन लेने, मैग दी रजिस्टेंस की होंदी है? बिल्कुल, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैग दीदी पानी पींदी होवे तो जशन वेखना शुरू कर दे, तो रुकावट ही है कि अच्छा पानी चले गई थले, गले चो लंघ गया, तो ये बेसिकली रजिस्टेंस होंदी है ना। तो ये यही चीज़ है इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस। नेचर हमेशा तुहाडे लई अड़चना, नेचर हमेशा तुहाडे लई कोई ना कोई पंगा खड़ा करके रखेगी, नेचर दे विच ही। तो इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस याद करो, आपां कल वाले लैक्चर च बड़ा कुछ पढ़िया ही, कंपीटिशन, प्रीडेशन, पैरासाइट, डिजीज़, स्पेस की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो ये सारियां की ने, सारियां अड़चना ही ने। हुण सपोज करो मैं अपने घर दे विच किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करता, तो मेरा मामा प्लस मामी प्लस उन्होंने सारे बच्चे होर अपने महल्ले चों भी 4-5 बच्चे इकट्ठे करके मेरे को आ जान, असीं ते तुहाडे नाल ही रहना, साडा ते तुहाडे बिना दिल ही नहीं लगता। ऑबवियसली वो की हो गया, मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये सब लोग तुसीं अपने अपने घर जानते हो ना, जिद्दां ही तुहानूं मामी जी फोन कर देन मैं अज आ रही हाँ, सॉरी मामी जी अज ना आए, असीं सारे जने बाहर है ना। तो भावें बाहर होइए भावें ना होइए, तो दैट इज़ इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस। नेचर दे विच जो कंपीटिशन, प्रीडेशन, पैरासाइट, डिजीज़, सारियां बीमारियां की करानगियां, बायोटिक पोटेंशियल दे उल्ट चलणगियां कि नहीं। बायोटिक पोटेंशियल नूं की करिया, करी जाओ मल्टीप्लाई, करी जाओ मल्टीप्लाई, करी जाओ मल्टीप्लाई। तो जे उस जगह दे विच झुंड दे विच कोई बीमारी फैल गई, मल्टीप्लिकेशन गई खूज। जे उत्थे कोई पैरासाइट आ गया, उन्होंने कोई कीड़ा प्रीडेटर आ गया, उन्होंने कोई बीमारी फैल गई, तो सब चीज़ां की होणगियां, मर जाणगियां कि नहीं। तो फिर वेखो जे उन्हें मल्टीप्लाई कर करके अपनी पॉपूलेशन इत्थे पहुँचाई है, होर कुछ भी ना हो तो भुचाल आ जाए तो सब खत्म। बोलो
ਐਮ ਰਾਈਟ ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ এনवायरमेंटल ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। এনवायरमेंटल ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਕਰਵ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 50 ਬੱਚੇ, ਹੋਰ 50 ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ +1 ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ VIP ਸੀਟ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਅ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ 30 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। 50 ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦੇਣੇ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ 50 ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 50 ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਲਮਕ ਜਾਓ, ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਮਕ ਜਾਓ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਫਿਰ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੋਲੋ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਪੈਰੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਈਪੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਨੇਚਰ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो K इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब उस इन्वायरमेंट की जिहड़ा हैगा एक लिमिट है। लिमिट मतलब उस तो वध वो कैरी नहीं कर सकता। तो थले वाले बंदे देखो कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। पॉपूलेशन वधदी जा रही हुण ये देखो यह ग्राफ जिद्दां ही ये लागे पहुँचेगा, मतलब मैक्सीमम कैपेसिटी तक पहुँच गया। जे इस कमरे के 50 बच्चे बिठाने की कैपेसिटी है तो 50 तक हो गया। हुण जदों ही 51 आएगा, जे 50 बच्चों तो बाद 51, 52 या 5 या 7 जिन्ने भी बच्चे आएंगे, जे वो इत्थे एडजस्ट हो गए इज इट ओके।
लेकिन जे जिस तरह ही उस तो ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਬਿਯੋਂਡ दैट कैपेसिटी, जिन्नी कैपेसिटी है उत्थे तक ओके, उत्थे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ने कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना। लेकिन जिस तरह ही वो उस कैपेसिटी नू क्रॉस की नाल ही सारे फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेडेशन, इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग कंपीटिशन, सारे ऑपरेट कर जाएंगे तद तक ऑपरेट करेंगे जद तक पॉपूलेशन इस लिमिट तो थले नहीं हो जाती। तो फिर यह पॉपूलेशन का ग्राफ की बनता है, यह बनता है इदा, ਉੱਪਰ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ सारा कंट्रोल करके रखती है, बैलेंस मेनटेन करके रखती है। बैलेंस किस तरीके नाल मेनटेन करके रखना आप जिन्हों डिटेल दे विच करा दिता कि हाउ नेचर विल बी एबल टू मेनटेन अ बैलेंस और कीप अ चैक ऑन एनी इनक्रीजिंग पॉपूलेशन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पॉपूलेशन एक लिमिट तो वध जाए, उन्हें अपने आप ही ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो जाना। हुण आप जी दे मन दे विच कोई क्वेश्चन है तो आप मैनूं पुछ सकते हो, अदरवाइज आप चलांगे अगे। Shall I proceed? चलना पुत्र अगे, रब करदा, बस डायग्राम रब करना करदा, हैडिंग बनाओ। ये तो NCERT की किताब का पूरा टॉपिक एज इट इज़ है जो हैडिंग बनाओ, पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व, पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर एज इट इज़ ही आ सकता है एंड उत्थे इक्वेशनस भी आ जाती हैं। पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व असल दे विच दो तरह के ग्रोथ कर्व्स बन सकते हैं। ये भी जिन्होंने प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन +1 दे विच चंगी तरह पढ़िया होया, उन्होंने जिथे अर्थमैटिक रेट, ज्योमैट्रिक रेट, उत्थे ग्रोथ कर्व भी है, ठीक है। वो जे नहीं भी पढ़िया उत्थे कोई गल नहीं, आप तुहानूं हुण इत्थे फिर तसल्ली नाल करा देने हैं। दो तरह के पॉपूलेशन के ग्रोथ कर्व हो सकते हैं। माड़ी जी जो झलक लैनी है तो इस तरह का होगा। वन इज़ नोन एज जे शेप्ड कर्व, द सैकेंड वन इज़ नोन एज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो कोई भी किसी भी तरह का इन्वायरमेंट होवे, आ दो तरह के ही जिहड़ा हैगा ग्रोथ कर्व साडे कोल बनते हैं या साडे कोल अवेलेबल ने। एक नूं असीं बोलते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, एक नूं असीं बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आपने अपने दिमाग 'च बिठा लेना, कभी जिंदगी 'च भुलना नहीं। जदों भी जिदा भी मेरा तुहाडा प्लांट का, जानवर का, खोते का, घोड़े का, डंगर का जिदा मर्जी ग्रोथ कर्व वेखो, दैट इज़ ऑलवेज अ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ये असली ग्रोथ कर्व है जो मेरा तुहाडा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कर्व हो सकता है या हुंदा है। यह वाला ग्रोथ कर्व कभी भी नैचुरल कंडीशन दे विच नहीं देखने को मिलता। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व हमेशा सानू उदों देखने को मिलता वैन एवर वी आर डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरीमेंट विद इन द लैबोरेटरी। जे आप किसी लैबोरेटरी दे विच, किसी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे विच आप किसी का ग्रोथ कर्व चैक कर रहे हैं तो फिर वो ग्रोथ कर्व जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होगा। नहीं तो नेचर दे विच, नैचुरल कंडीशन दे विच ग्रोथ कर्व हमेशा ही जिहड़ा हैगा सिग्मोइड ही होएगा। यह आपने अपने खाने च बिठा लेना। मैं इसकी एग्जाम्पल दे के तुहानूं समझाना। लैट अस सपोज आप दीक्षा दीदी की एग्जाम्पल ले लेने।
दीक्षा दीदी नूं जानवर बहुत पसंद ने, इन्हां ने 3 जानवर अपने घरे रखे हुए ने। एक कोड़ किल्ली इन्हां ने पाली हुई है, एक चूही इन्हां ने पाली हुई है, तो एक कुत्ता भी इन्हां ने पालिया होया है। बोलो ठीक। हुण वो तिन्हां नूं रोटी कदों देनी, बीमार होण ते दवाई कदों देनी, ठंड लगण ते स्वैटर कदों पाना, सारी जिम्मेवारी किन्ना दी है? आपकी बात कर रहा हूँ, आपका नाम है दीक्षा दीदी। आपने ही करना और पड़ोसियों ने थोड़ी आके करना। तो सारा काम किन्ना ने करना है? दीक्षा दीदी ने करना है। बोलो मैं राइट और रॉन्ग? तुसी सारे इहदी एग्जाम्पल च फिट होंदे हो, पर इत्थे तुसीं नहीं लवांगे, तुहाडे पापा मम्मी उन्होंने घर दे विच जानवर रखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ यू पीपल, तो उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी है तुहानूं कपड़े दिलाना, किताबां दिलानियां, फीस देनी, ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ देना, वट एवर इट इज़। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 100% ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਯੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ 100% ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 100% ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। तो जो भी इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल होएगा, इन्होंने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में असीं अपनी टैक्नीकल भाषा चले आई है। क्या करने लगी हो? मैंने कहा शायद मोदी अंकल को बुलाने लगी हो। तो अनलिमिटेड इन्वायरमेंट, वो जिहड़ा आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ करते सी, वो आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब की है? वैन एवर देयर इज़ अ अनलिमिटेड इन्वायरमेंट। तो मैं तुहानूं की कहा सी, नेचर च शायद ही कोई ऐसा टाइम होंदा है जो इन्वायरमेंट फेवरेबल होवे। हुण सारी दुनिया मेरे अकॉर्डिंगली किद्दां चले, मैं तो अपने घर नूं नहीं अपने अकॉर्डिंगली चला सकता। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? हुण जे सपोज करो अज मैं अपनी जनानी नूं कहां, ओ जनानी एक लाते खड़ी हो जा, उन्हें कहना जा तू गांह काम कर, अगे मेरे गोडे दुखंडे, मैं एक लाते खड़ी हो जा। समझ रहे ना? तो मैं तो अपने घर नूं नहीं कंट्रोल कर सकता, तो गली महल्ले नूं या कंट्री नूं कंट्रोल करना तो बड़ी दूर की गल है। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। हुण तुसीं भी कई बारी ये वेख्या होना है, कई बारी पापा रिक्वेस्ट कर देंगे मैनू कॉफ़ी दे दो, तो अगों मम्मी मोटियां मोटियां अखां कढ, इनू हुण कॉफ़ी भी मैं ही बना के देनी है ना। तो इन्वायरमेंट कभी भी अनलिमिटेड नहीं होंदा। वो किते शायद एक अद्धा दिन होवे जिस दिन मैं कहां अज मेरे गोडे दुखदे, घुट दो जी, मेरी लत्तां लियाओ जी, तुहाडीआं लत्तां घुटदी है। वो तो साल च 2 साल च 10 साल च एक दिन। अदरवाइज इन्वायरमेंट की है मेरा? लिमिटेड। अनलिमिटेड तो कभी भी नहीं है। लेकिन जो मैं कुत्ता पाल लिया तो कुत्ते के लिए इन्वायरमेंट 100% अनलिमिटेड है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने रोटी देनी सवेर की, शाम की, दोपहर की, वो किहदी रिस्पोंसिबिलिटी होगी? वो मेरी रिस्पोंसिबिलिटी होगी। तो द सेम इज़ द केस विद योर पेरेंट्स। उन्होंने जो तुहानूं रखिया है तो मतलब तुसीं उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी हो गए। बोलो। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट जिहड़ा हैगा कभी भी अनलिमिटेड किसी लिए भी नहीं। तुसीं फिर भी कल्पदे रहिंदे हो, ना सानूं टॉप लैके दिंदे, ना सानूं बूट लैके दिंदे। 10वीं पास होई तो एक जराबां दा जोड़ा लैके दिता ਸੀ, 12वीं कढ़ चले, जराबां फट भी गई तां भी होई। तो की हो गया? इन्वायरमेंट तो अनलिमिटेड है ही नहीं। उन्हें इन्वायरमेंट अनलिमिटेड का मतलब ग्राफ च वेखो कित्थे है। आ लिमिट लाती, जे इत्थे नहीं इत्थे लग जू, इत्थे नहीं तो इत्थे लग जू। किसी के कोल बहुत पैसे हो, सारियां डिमांडा करी जाते तो इत्थे लग जू, ये इत्थे लग जू, इत्थे लग जू। हुण तुसीं को डैडी सानूं हैलीकाप्टर लैके देंगा तो स्कूल जाना है, तो फिर वो तो लग गई लिमिट कि नहीं? बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? समझ रहे हो ना? हर किसी फैमिली की अलग अलग हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द बजट। कोई कहता जी मैंने साइकिल लै दो, ठीक है, इत्थे एडजस्ट हो गया। कोई कहता जी मैंने स्कूटर लै दो, इत्थे एडजस्ट हो गया। कोई कहता मैंने बाइक लै दो इत्थे, कोई कहता मैंने कार लै दो इत्थे। हर किसी की कैपेसिटी है ना, पर हर कोई बंदा तो नहीं ना ये चीज़ फीड कर सकता। जे कार वाले की कैपेसिटी कार तक है तो वो हाथ कित्थे खड़े हो जाएंगे? एरोप्लेन के उत्ते। जे एरोप्लेन वाले की कैपेसिटी तो आप उन्होंने कहिए कि सानू स्पेस शटल लै दे, तो वो हाथ खड़े हो जाने, तेनों स्पेस शटल मैं कित्थों लैदा भरावा, जहाज लै लेना। तो बोलो मैं राइट और रॉन्ग? तो लिमिट तो हर किते ही लगनी है, लिमिट तो हर किते लगनी है। तो लिमिट जदों लगी तो आ वेखो फिर मुड़ गई ना, लाइन मुड़ गई। हुण आपां इसे चीज़ को डिटेल च पढ़ना, नाल आपां जिहड़ा हैगा इहनूं इक्वेशन के हिसाब नाल करना। तो हैडिंग बना लो, तेजस रानी तबीयत ठीक है पुत्र? परेशान क्यों हो रही हो इतना? जाना है ऐसे उम्र ही चले जाना? हले हैगा टाइम? फिर मैनू भी नाल लै जा, आपां छुट्टी कर देने। अच्छा मैनू नहीं नाल लैके जाना, फिर बैठा रहे थे। हैडिंग बनाओ पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व। तो पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व दे विच 2 तरह के पॉपूलेशन ग्रोथ कर्व आ। नंबर 1
जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, तो नंबर 2 एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व या एस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। पहले जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, इक्वेशन वाले तरीके दे नाल नहीं करान लगा, सिंपल तरीके दे नाल। इदा करो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बनाओ, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जे शेप आपे कवर हो जाएगा विच। तो आपने इस तरह जरा ग्राफ की पीक वेख लो, इदा ही बनानी जे, थोड़ा जिहा सीधा चलाना, मतलब ये पैरल चलाना, तां नहीं चकना, फिर थोड़ा जिहा सीधा चलाने तो बाद थोड़ा इनू तां चकना, फिर जो ये तां चक्या गया फिर उस तो बाद इनू स्टीप तां चक देना, स्टीप दिखाना, फिर स्टीप चकन तो बाद उस तो बाद इनू थोड़ा जिहा मोड़ना, थोड़ा जिहा मोड़न तो बाद फिर इनू ऐ सीधा ले जाना। तो यह बनेगा तुहाडा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, क्योंकि ये आप 5 फेज़ां विखाणियां, वो 5 फेज़ां तां ही विखणगियां जे आप इनू इस तरीके नाल करांगे। जे तुसीं इनू ऐ करके बनाओगे फिर वो फेज़ां क्लीयर नहीं होणियां, ठीक है। तो आ हुण मैं इनू सॉलिडिफाई करदा, ए लो, और आ उपर बना दिंदे आ लिमिट, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट और कैरिंग कैपेसिटी। ये सारा बाकी आप बाद चों पढ़ांगे, सिर्फ फेज़ां सुन लो। किसी भी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दे विच 5 फेज़ां होंदियां। एक मिनट मेरे वाल वेखना, फिर तुसीं अपनी कॉपी दे उत्ते बनाना, नहीं तो तुहानूं पता नहीं लगेगा। एक मिनट मेरे वाल वेखना, 5 फेज़ां होंदियां। पहली फेज़ इत्थों लैके इत्थों तक, जित्थों तक सीधी सी लाइन, तो दिस इज़ नंबर 1। जित्थों एक कर्व कीती है, माड़ी जी जित्थों मुड़ी है, इत्थों लैके इत्थों तक, दिस इज़ द सैकेंड फेज़। उस तो बाद जो तीसरी सीधी शू करके जी ऊपर जा रही है, तो इत्थों लैके ए सारी तीसरी। उस तो बाद जो फिर जी है माड़ी जी कर्व की है, दिस विल बी चौथी। एंड उस तो बाद फिर बिल्कुल सीधी जा रही है, तो दिस विल बी द 5वीं। तो ये हर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दे विच 5 फेजिज होंदियां। 5 फेजिज का नाम की है, तुसीं ना इत्थे लिखना, वखरा करके लिखना, इत्थे आपां इक्वेशनां लिखनी है बाद चों। दिस विल बी नोन एज, the first one will be known as lag phase, the second will be known as positive acceleration phase, and the third one will be the सब तो तगड़ी वाली, that will be known as exponential phase। चौथी वाली will be termed as negative acceleration phase, and the last वाली 5वीं वाली will be termed as स्टेशनरी फेज, स्टेबल फेज, स्टेशनरी फेज, आप जो मर्जी जराएगा कुछ भी कह सकते हो। तो आ 5 फेजिज ने हर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दे विच, आ 5 फेजिज जराएगा सानू नज़र आउणगियां, ठीक है। बाकी सारा फिर आप नैक्सट लैक्चर दे विच कर लांगे। फिलहाल अज दे लई इन्ना बहुत है।